दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आइए देखते हैं पाचन में सहायक प्रमुख अंगों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं आमाशय। आमाशय में पाचन किस प्रकार से होता है। दोस्तों देखिए, ग्रसिका से होकर भोजन ज्यों ही आमाशय में पहुंचता है, आमाशय यानी स्टमक से पाइलोरिक भाग की ओर क्रमाकुंचन प्रारंभ हो जाता है और जठर रस में पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए बता दें। दोस्तों, रेनिन दुग्ध प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो दुग्ध प्रोटीन या मिल्क प्रोटीन के पाचन में रेनिन सहायक होता है। और दोस्तों, आमाशय के बाद जो है छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन किस प्रकार से होता है। तो देखिए, आमाशय से आने वाले कायम अथवा तरल भोज्य पदार्थों का पाचन छोटी आंत में होता है और आंतरी रस जो है प्रकृति में क्षारीय होता है और एक स्वस्थ मानव में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरीय रस स्रावित होता है। यकृत यानी लीवर, तो दोस्तों ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत जो है प्रोटीन की अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। यकृत में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का निर्माण होता है जो विटामिन के साथ रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, तो ये होता है विटामिन के। दोस्तों, यकृत में हिपैरिन प्रोटीन का निर्माण भी होता है जो शरीर के भीतर रुधिर का थक्का नहीं जमने देता है और यकृत पित्त यानी बाइल का संश्लेषण भी करती है। इसके बाद अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज क्या है। दोस्तों, अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है और ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी यानी कुछ ग्रंथियां अंतःस्रावी होती हैं, कुछ बहिस्रावी, लेकिन अग्न्याशय जो है ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि में शामिल है। इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन की खोज बैटिंग और बेस्ट ने किया था। इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन निर्माण की क्रिया पर नियंत्रण करता है और इंसुलिन की कमी या जो है इसके कम श्रावण से मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग हो जाता है और इससे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है जिसको डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं और ये इंसुलिन के कमी के कारण होता है। आइए देखते हैं दोस्तों परिसंचरण तंत्र के बारे में। दोस्तों, विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत जो 4 प्रमुख भाग आते हैं उनमें हृदय, धमनी, शिराएं और रुधिर होता है। दोस्तों, मानव हृदय 4 कोष्ठक यानी चैम्बर्स का बना होता है। इसके अगले भाग में एक दायां अलिंद यानी राइट ऑरिकल और बायां अलिंद यानी लेफ्ट ऑरिकल, जबकि पिछले भाग में दायां निलय और एक बायां निलय होता है। दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच त्रिवर्णीय कपाट होता है और सामान्य मनुष्य का शरीर में हृदय जो होता है एक मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर 120 और 80 mmHg होता है, जिसमें सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होता है। आइए देख लेते हैं दोस्तों प्रमुख चिकित्सा उपकरण और उनके प्रयोगों के बारे में। देखिए दोस्तों, स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय गति अर्थात हृदय स्पंदन की दर मापने में होता है। पेसमेकर हृदय गति अधिक हो जाने या कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्फेग्मोमैनोमीटर, तो स्फिग्मोमैनोमीटर दोस्तों ये रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। सीटी स्कैन या जिसको पूर्ण रूप में कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहा जाता है, ये संपूर्ण शरीर के किसी असामान्यता या विकृति का जो है स्कैन का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है और इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ जो EEG होता है ये मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए किया जाता है।
ऑटो एनालाइजर ये ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए प्रयुक्त होता है। और एमआरआई जिसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहा जाता है, इसके द्वारा संपूर्ण शरीर में असामान्यता या विकृति का पूर्णतः सही पता लगाया जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों शिरा के बारे में। तो विभिन्न अंगों से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को शिरा कहते हैं। और पल्मोनरी शिरा फेफड़ा से बाह्य अनिंद में रक्त को पहुंचाता है जो कि शुद्ध होता है। धमनी क्या है? तो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियां धमनी कहलाती हैं। और पल्मोनरी धमनी दाएं निलय से फेफड़ा में रक्त पहुंचाती है। हृदय की मांसपेशियों तक जो रक्त पहुंचाने वाली दाहिनी वाहिनी या वाहिनियों को कोरोनरी धमनी कहा जाता है। और कोरोनरी धमनी में किन्हीं कारणों से रुकावट हो जाने पर हृदयाघात या हार्ट अटैक होता है। तो याद रखिएगा, कोरोनरी धमनी में रुकावट होने से हार्ट अटैक होता है। आइए ब्लड यानी रुधिर के बारे में जानते हैं। तो रुधिर की प्रकृति कैसी होती है? रुधिर यानी ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है और इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। आप जानते हैं 7 से अधिक पीएच मान वाले जो पदार्थ होते हैं उनको क्षारीय कहा जाता है। 7 के बराबर जिनका 7 पीएच मान होता है उनको उदासीन, और 7 से कम पीएच मान वाले को अम्लीय कहा जाता है। दोस्तों वयस्क मनुष्य में सामान्यतः 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। आइए लाल रक्त कणिकाएं या एरिथ्रोसाइट्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इनकी मृत्यु यकृत एवं प्लीहा में होती है। कुल कणिकाओं का 99% भाग आरबीसी होता है। और हीम यानी लौह वर्णक के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन यानी ऑक्सीजन का संवहन करना। दूसरा श्वेत रुधिर कणिकाएं जिनको WBC या ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। इनका प्रमुख कार्य शरीर को सुरक्षा प्रदान करना है। सर्वाधिक सुरक्षा करने वाली WBC लिम्फोसाइट्स होती हैं। रुधिर का तीसरा भाग रुधिर प्लेटलेट्स होता है और प्लेटलेट्स का प्रमुख योगदान रुधिर का थक्का बनाने में होता है। दोस्तों रुधिर प्लेटलेट्स केवल स्तनियों के रुधिर में पाई जाती है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए प्लाज्मा की मात्रा कुल रुधिर का 55% होती है। ग्लूकोज की मात्रा 80 से 120 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर रुधिर होता है और शरीर में रुधिर का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। आवश्यकता से अधिक रुधिर का संचय या शरीर का रुधिर बैंक प्लीहा या तिल्ली जिसको स्प्लीन कहा जाता है उसमें होता है। दोस्तों लाल रक्त कणिका शरीर में इनका जीवन काल 120 दिन होता है और प्लीहा को मृत रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। रक्त समूहों के बारे में जानते हैं। दोस्तों रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। एंटीजन 2 प्रकार की होती हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। देखिए रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही और रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर ओ ब्लड ग्रुप को कहा जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर के द्वारा रहीसस बंदर के रक्त में RH फैक्टर की खोज की गई थी। आइए देखते हैं दोस्तों ए रुधिर वर्ग में जो है एंटीजन ए और एंटीबॉडी जो है बी या बी पाया जाता है। बी रुधिर वर्ग में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए पाया जाता है। देखिए दोस्तों ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए तथा बी होते हैं जबकि प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी कोई नहीं होता है। और ओ रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं होता है और एंटीबॉडी ए और बी दोनों होते हैं। कोई एंटीजन नहीं होने के कारण ही ओ ब्लड ग्रुप को दोस्तों सर्वदाता कहा जाता है। आइए वृक्क या किडनी के बारे में जानते हैं। दोस्तों वृक्क गहरे लाल रंग के सेम के बीज की आकृति के होते हैं। मनुष्य और अन्य स्तनधारियों में इनकी संख्या 1 जोड़ी होती है और वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन वृक्कों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती हैं। दोस्तों मूत्र में सामान्यतः 95% जल, 2% अनावश्यक लवणों के आयन, 2.6% यूरिया और 0.3% क्रिएटिनिन यूरिक अम्ल होता है। मूत्र में उपस्थित यूरोक्रोम वर्णक के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। दोस्तों मूत्र का पीएच मान 6 होता है। और एक प्रश्न आता है कि वृक्क में बनने वाली पथरी किस पदार्थ की होती है? तो ये रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है वृक्क में बनने वाली पथरी।
आइए जानते हैं तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के बारे में। तो इसका प्रमुख भाग ब्रेन है दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क क्रेनियम अर्थात खोपड़ी में हड्डियों से बने कपाल गुहा यानी क्रेनियल कैविटी में सुरक्षित या बंद रहता है। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1.3 से 1.4 किलोग्राम होता है। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं दोस्तों। सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लांगेटा और पांस वेरोलाई पश्च मस्तिष्क के भाग हैं। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है दोस्तों। सेरिब्रम जो होता है ये बुद्धि, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियाँ, ज्ञान विद्वता, स्मृति, वाणी और चिंतन का केंद्र होता है। ये ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का विश्लेषण और समन्वय केंद्र होता है, जिसको सेरिब्रम कहते हैं। थैलेमस तो ये ताप, पीड़ा, स्पर्श आदि का बोध कराता है। और हाइपोथैलेमस इसका प्रमुख कार्य अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करना है। और हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार और घृणा आदि के केंद्र होते हैं। सेरिबेलम तो ये पश्च मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होता है। सेरिब्रम के बाद यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। सेरिबेलम का कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है और ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना होता है दोस्तों। मेडुला ऑब्लांगेटा का मुख्य कार्य हृदय स्पंदन की दर और प्रबलता, श्वसन दर, भोजन निगरण, वमन, खांसने, छींकने, हिचकी, स्वाद, लार, श्रवण संतुलन, जीभ की गतियां आदि का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। दूसरा भाग मेरुरज्ज है नर्वस सिस्टम का। मेरुरज्ज दोस्तों प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है। मेरुरज्ज मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों के संवहन का कार्य भी करती है। कंकाल तंत्र दोस्तों तो मनुष्य शरीर का अंतःकंकाल 206 हड्डियों का बना होता है। और आपकी जानकारी के लिए शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज ये कान में होती है और सबसे बड़ी अस्थि फीमर होती है जो कि जांघ में होती है। हमारे शरीर में 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियां पाई जाती हैं। ये हमारे वक्षीय कटघरे का पार्श्व भाग बनाती हैं। अगला है दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी तंत्र में एक तो बहिस्रावी ग्रंथि होती है और दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। बहिस्रावी ग्रंथि इनसे स्रावित पदार्थ इनकी नलिकाओं में बहकर संबंधित एपिथीलियमी सतह की इस पर मुक्त होता है। दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि और लार ग्रंथि ये बहिस्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में इनसे स्रावित पदार्थ या हार्मोन ऊतक द्रव्य में मुक्त होते हैं और रुधिर कोशिकाओं में पहुंचकर सारे शरीर में संचारित होते हैं। जैसे पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड अधिवृक्क अर्थात एड्रिनल, पीनियल, थाइमस ग्रंथि ये अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं। इसके अलावा कुछ मिश्रित ग्रंथियां या मिक्स्ड ग्लैंड भी होते हैं दोस्तों। इनमें बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक या कोशिकाएं होती हैं। जैसे अग्नाशय। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि और उनसे उत्पन्न होने वाले हार्मोन के बारे में जानते हैं। पहला तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ये कपाल की स्फेनाइड हड्डी में हाइपोफाइसियल गड्ढे अर्थात सेला टर्सिका में सुरक्षित होती है और इसके द्वारा कई हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अवटु या थायराइड ग्रंथि तो ये ग्रंथि मनुष्य के गले में श्वास नाल के दोनों ओर लैरिंक्स के बीच स्थित होती है और इससे टेट्रा आयोडोथायरोनिन या थायरॉक्सिन या टायोडोथायरोनिन या ट्रायोडोथायनिन हार्मोन का स्राव इससे होता है। थायरॉक्सिन की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो एक तो होता है मिक्सीडीमा। ये रोग वयस्कों में थायराइड के अल्प स्रवण से होता है। इससे उपापचयी दर यानी BMR बहुत कम होता है और समय से पहले वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। एक तो होता है जड़ मानवता और ये रोग भ्रूण में या शिशु अवस्था में थायराइड के अल्पस्राव के कारण होता है। इससे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और बच्चे बौने बन जाते हैं। तीसरा सामान्य घेंघा या गलगंड होता है और थायराइड ग्रंथि के बड़ी होकर फूलने को घेंघा रोग कहते हैं। ये रोग भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। इसके अलावा हाशीमोटो का रोग तो ये रोग वृद्धावस्था, चोट, संक्रमण, शल्य चिकित्सा आदि के कारण थायराइड ग्रंथि के अत्यधिक अल्पस्रावण या क्षतिग्रस्त होने के कारण हाशीमोटो रोग होता है।
पैराथायराइड ग्रंथि क्या है? तो ये गले में थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है और भ्रूण के एंडोडर्म से व्युत्पन्न ग्रंथि ये पराअवट या पैराथायराइड ग्लैंड होता है। अधिवृक्क या एडिनल ग्रंथि, तो ये ग्रंथि मुख्य रूप से दो भागों में बटी होती है। एडिनल ग्रंथि जो है दो भागों में बटी होती है। एक तो होता है बाहरी भाग यानी कार्टेक्स और आंतरिक भाग इसका मेडुला कहलाता है। एडिनल ग्रंथि से स्रावित एड्रेनालिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो यानी फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। ये हार्मोन शरीर में संकटावस्था का सामना करने हेतु उग्र विपत्ति क्रिया करने के लिए तैयार रहते हैं। एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन के स्राव से हृदय गति में वृद्धि और शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। एक तो दोस्तों जनन ग्रंथि होती हैं जिनको गोनेट्स कहा जाता है। इसमें देखिए अंडाशय, इससे कुछ हार्मोन का स्राव होता है। एक तो एस्ट्रोजन, इसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं। ये मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। दूसरा प्रोजेस्टेरॉन होता है, तो ये गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। जनन ग्रंथियों में वृषण है दोस्तों। वृषणों को लेडिंग कोशिकाओं से नर हार्मोन यानी एंड्रोजेंस का स्रावण होता है और प्रमुख एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन होता है और इसे पौरुष विकास हार्मोन कहते हैं। अब आइए पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानते हैं। इसमें देखिए विटामिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन की खोज फंक द्वारा की गई थी। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं। इनकी दो श्रेणियां हैं, जल में घुलनशील विटामिन जिसमें बी और सी आते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन, ये 4 विटामिन ए, डी, ई और के हैं। आइए देखते हैं दोस्तों प्रमुख विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग और उनकी प्राप्ति के स्रोतों के बारे में। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनाल है दोस्तों। इसकी कमी से रतौंधी, जीरोप्थैल्मिया, संक्रमण, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन होता है और गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा और जिगर ये विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन B1 जिसको थायमीन कहते हैं, इसकी कमी से बेरी और वृद्धि रुकना ये समस्याएं होती हैं। अनाज, फली, सोयाबीन और दुग्ध आदि से इसकी प्राप्ति होती है। विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लोविन कहते हैं, इसकी कमी से किलोसिस रोग होता है। और विटामिन B2 की प्राप्ति पनीर, अंडे, ईस्ट, मांस, हरी पत्तियों आदि से होती है। विटामिन B3 यानी नियासिन या निकोटिनिक अम्ल दोस्तों, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। और ईस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फली आदि से विटामिन B3 की प्राप्ति होती है। विटामिन B5 इसको पेंटोथिनिक अम्ल कहा जाता है। इसके कमी से चर्म रोग, वृद्धि कम और बाल सफ़ेद होते हैं। अंडे, दूध, मांस और मूंगफली आदि से इसकी प्राप्ति होती है। विटामिन B6 जिसको पायरिडॉक्सिन कहते हैं, पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से रक्तक्षीणता और चर्म रोग तथा पेशीय अंठन होती है। और दूध, इष्ट, अनाज और मांस विटामिन B6 के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन B7 दोस्तों, इसको बायोटिन कहते हैं और चर्म रोग और बालों का झड़ना विटामिन B7 की कमी से होता है। मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल ये विटामिन B7 के प्राप्ति के स्रोत हैं। विटामिन B9 इसको फोलिक अम्ल कहते हैं। इसकी कमी से रक्तक्षीणता और वृद्धि कुंठित होती है। हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस और अंडे आदि विटामिन B9 के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन B12 ये साइनाकोबाल्मिन होता है। इसकी कमी से रक्तक्षीणता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी होती है। मांस, मछली, अंडा, दूध और आंत के जीवाणु ये विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोग हैं। दोस्तों विटामिन C इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और नींबू वंश के फल, टमाटर, आंवला, सब्जी, इनसे विटामिन C की प्राप्ति होती है। विटामिन D को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। इसकी कमी से सूखा रोग यानी रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया यानी हड्डियों की कमजोरी से संबंधित रोग होती हैं। और विटामिन D मक्खन, मछली का तेल, अंडा तथा सूर्य के प्रकाश से शरीर में विटामिन D का संश्लेषण होता है। विटामिन E इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। जनन क्षमता की कमी, जननांग और पेशियां कमजोर होना विटामिन E की कमी से होता है। और तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन ये जो है इसके विटामिन E की प्राप्ति होती है। विटामिन K का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन होता है। चोट पर रक्त का थक्का नहीं जमता है विटामिन K की कमी से।
इसके प्राप्ति के लिए हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन और आंत के बैक्टीरिया विटामिन के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों सोयाबीन में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है और मूंगफली में प्रोटीन, वसा और शर्करा पाई जाती है। बाल ये केराटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। और एक प्रश्न आता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, तो केसिन नामक प्रोटीन दूध में उपस्थित होता है, जिसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग दोस्तों ये जो है कैरोटीन नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। और दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन एंजाइम होता है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 45 से 46 ग्राम होती है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और मानव शरीर के 50 से 75% ऊर्जा की पूर्ति किसके द्वारा, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होती है। दोस्तों गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद ये कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। तीसरा देखिए वसा, तो असंतृप्त वसा वनस्पति और मछली से प्राप्त होती है। संतृप्त वसा ताड़ और नारियल से प्राप्त होता है। और एक वयस्क व्यक्ति को लगभग 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। आइए देखते हैं न्यूक्लियक अम्ल के कार्य। दोस्तों क्रोमैटिन धागे का निर्माण, प्रोटीन का संश्लेषण और नियंत्रण, आनुवांशिक गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संवहन, ये न्यूक्लियक एसिड का कार्य है। जल, तो जल हमारे शरीर के भार का 60 से 70% भाग जल होता है और जल शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। आइए देखते हैं मानव शरीर में जीवाणु से संबंधित प्रमुख रोगों को। टिटनेस दोस्तों ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है और इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से आंत को प्रभावित करता है। हैजा विब्रियो कॉलेरी के द्वारा होता है और आंत को प्रभावित करता है। निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु के द्वारा और इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। क्षय रोग ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है जीवाणु से होता है और इससे फेफड़ा और हड्डी प्रभावित होते हैं। प्लेग का कारक एर्सीनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु है, जिससे फेफड़ा, दोनों पैरों के बीच का भाग प्रभावित होता है। गोनोरिया, तो इसे दोस्तों जो है जीवाणु है नाइसेरिया गोनोरियाई और मूत्र मार्ग का संक्रमण इससे होता है। डिप्थीरिया, तो इसके लिए कोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु जिम्मेदार है, इससे श्वास नली प्रभावित होती है। काली खांसी बार्डेटेल्ला पर्ट्यूसिस जीवाणु श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। और कोढ़ के लिए उत्तरदायी जो जीवाणु है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री होता है, इससे तंत्रिका तंत्र और त्वचा प्रभावित होते हैं। और सिफिलिस ये व्याधि ट्रेपोना पैलिडम नामक जीवाणु से होता है, जिससे कि जननांग प्रभावित होता है। आइए देखते हैं वायरस यानी विषाणुओं से संबंधित प्रमुख रोगों को। एड्स HIV वाहक विषाणु से होता है, जिससे मानव का प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। पोलियो विषाणु से होता है। गला, रीढ़ और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस से होता है, जिससे कि श्वसन मार्ग प्रभावित होता है। चेचक वेरियोला विषाणु से होता है, इससे संपूर्ण शरीर की त्वचा प्रभावित होती है। चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस से होता है, इससे संपूर्ण शरीर की त्वचा प्रभावित होती है। खसरा ये पैरामिक्सो वायरस से होता है, जिससे संपूर्ण शरीर की त्वचा प्रभावित होती है। रेबीज दोस्तों रैबिडो विषाणु के कारण होता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और हर्पीज वायरस से होता है, जो कि त्वचा को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस बी ये हेपेटाइटिस बी विषाणु के द्वारा होता है, जिससे कि लीवर यानी यकृत प्रभावित होता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम यानी AIDS का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों ग्लूकोमा और ट्रैकोमा आंखों की बीमारी है। कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। और सार्स यानी SARS का पूरा नाम दोस्तों सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, जो कि श्वसन तंत्र जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको प्रभावित करता है। आइए जानते हैं दोस्तों परजीवी या प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में। मलेरिया, इसके लिए प्लाज्मोडियम परजीवी उत्तरदायी है, ये लाल रक्त कणिकाओं और प्लीहा को प्रभावित करता है। पायरिया एंट अमीबा जिंजीवेलिस जीवाणु परजीवी उत्तरदायी है, मसूड़ों को प्रभावित करता है। निद्रा रोग के लिए जो है उत्तरदायी परजीवी ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस होता है, जो कि मस्तिष्क को प्रभावित करता है।
एमीबियासिस या पेचिस ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी के कारण होता है, आंत को प्रभावित करता है। और काला आजार ये लीशमैनिया डोनोवानी अस्थिमज्जा को प्रभावित करता है। और डायरिया दोस्तों इसके लिए उत्तरदायी परजीवी गियार्डिया इंटसिलेंसिस होता है, जो कि छोटी आंत को प्रभावित करता है। दोस्तों पहला एंटीबायोटिक जो है ये जो है पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और मलेरिया पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज लेवरन ने किया था। मलेरिया की वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होती है। आइए देख लेते हैं दोस्तों फफूंद यानी फंगस जनित रोगों के बारे में। दमा जो है, दमा देखिए एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक फफूंद से होता है। एथलीट फुट रोग टीनिया पेडिस ट्राइकोफाइटोन के कारण, गंजापन टीनिया कैपिटिस के द्वारा, और दाद जो है ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम नामक फफूंद के कारण होता है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला जो अंग है वो प्लीहा यानी स्प्लीन होता है। और मलेरिया के उपचार के लिए क्लोरोक्विन और कामाक्विन इत्यादि औषधियों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ऑस्टियोपरोसिस ये हड्डी का एक रोग है जिसमें हड्डियां जीर्ण यानी कमजोर हो जाती हैं। एक देखिए सैल्मोनेला वैसिलियाई नामक जीवाणु से फूड पॉइजनिंग यानी भोजन की विषाक्तता होती है। इटाई रोग कैडमियम के विषाक्तन के कारण होता है। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फेनिलकीटोन्यूरिया एक प्रकार का वंशानुगत रोग है। फेनिलकीटोन्यूरिया में मनुष्य का मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है और मानसिक जड़ता उत्पन्न हो जाती है। बीसीजी का टीका तपेदिक से बचाव के लिए लगाया जाता है। और देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम ये बार बार पूछा जाता है। ये बच्चे तब प्रभावित होते हैं जब जल में नाइट्रेट की मात्रा 10 ppm से अधिक हो जाती है। पोटेशियम से कमी से निम्न रक्तचाप या लो ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। और दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। और इस अवधि में यदि व्यक्ति को इलाज या उपचार मिल जाए तो उसे आसानी से बचाया जा सकता है। दोस्तों ट्यूमर संसूचित करने में आर्सेनिक 74, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने में सोडियम 24, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 और गोल्ड 198, और थायराइड संबंधी विकृतियों के उपचार में आयोडीन 131, और जीवों या पौधे या जंतुओं के अवशेषों का पता लगाने में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। और ये सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। दोस्तों मूत्र यानी यूरिन में एल्बुमिन की अधिक उपस्थिति के कारण उसके प्रभाव से किडनी के फेल होने की आशंका होती है। अन्य रोगों के बारे में जानते हैं तो हीमोफीलिया ये आनुवांशिक लिग्न संलग्न रोग है। हीमोफीलिया में रोगियों में चोट पर काफ़ी समय तक रक्त का थक्का नहीं जमता। हीमोफीलिया का प्रारंभ महारानी विक्टोरिया से होने के कारण इसको रॉयल डिजीज या शाही रोग भी कहा जाता है। हीमोफीलिया रोग का वहन स्त्रियां करती हैं और ये रोग प्रायः पुरुषों में प्रकट होता है। मिनीमाटा व्याधि क्या है? तो दोस्तों मिनीमाटा एक नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका संबंधी रोग है। और मिनीमाटा रोग शरीर में पारा की अधिकता के कारण होता है। एचआईवी, तो देखिए इस रोग का कारक एचआईवी वायरस है जिसे श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रभावित होती हैं। और ये दोस्तों शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। एलिसा यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे ये परीक्षण एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। एक व्याधि है जापानी इंसेफ्लाइटिस जिसको शार्ट में JE कहा जाता है। तो पालतू सुअर और जंगली चिड़िया जापानी इंसेफ्लाइटिस के विषाणु के पोषक होते हैं। और इस विषाणु का संक्रमण मनुष्यों और जानवरों में क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। पीलिया जिसको जॉन्डिस कहते हैं, पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। और पीलिया में बिलरुबिन पूरे शरीर में फैल जाता है जिससे त्वचा और नेत्र पीले पड़ जाते हैं। चेचक या स्मॉलपॉक्स ये चेचक वेरियोला वायरस के द्वारा होता है। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। और एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। बर्ड फ्लू या दोस्तों बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा नामक रोग का प्रचलित नाम है। और बर्ड फ्लू H5N1 नामक वायरस के कारण होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, मनुष्य सामान्यतः दिन भर में लगभग 1.45 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। और गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। एल्जाइमर रोग से मानव का मस्तिष्क प्रभावित होता है। और एल्जाइमर में मनुष्य की स्मरण क्षमता क्षीण हो जाती है।
कीटभक्षी पौधे कीटों को खाते हैं क्योंकि वे जिस मिट्टी में उगते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी वाले जो भाग हैं वहाँ पर उगने वाले पौधे कीटभक्षी पौधों को जो है कीटभक्षी पौधे कीटों को खाते हैं। नेत्रदान में दाता की आँख का कार्निया नामक भाग उपयोग में लाया जाता है और किसी वृक्ष को अधिकतम हानि उसकी छाल का नाश करने से होता है। दोस्तों, मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियों को जीरोफाइट्स कहा जाता है और अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों या दलदली क्षेत्रों की वनस्पतियों को हाइग्रोफाइट कहा जाता है। जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं और लवणीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों को हेलोफाइट कहा जाता है। सिनकोना पौधे की छाल से कुनैन प्राप्त की जाती है और खुरपका और मुंहपका रोग, ये फुट एंड माउथ डिजीज और काउपॉक्स मवेशियों में होने वाले विषाणुजन्य संक्रमण रोग हैं। मैड काउ रोग मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला रोग है और प्रायन नामक प्रोटीन मैड काउ रोग का कारक है। इसके अलावा दोस्तों, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो ये नाइट्रेट के रूप में और वाष्पोत्सर्जन दर पोटोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। आगे आइए महत्वपूर्ण तथ्यों में दोस्तों, अब आगे हम देखिए ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जीव विज्ञान से संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न रहे उनको हमने 2 भागों में कवर कर लिया है और ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।